नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गतिविधियां जिस तरह से चल रही हैं, विशेष रूप से रीवा में, तो ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि अभी लगभग 3 साल का समय, 3 साल से ऊपर का समय है, लेकिन संगठन की तैयारियां, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के दौरे, नेता प्रतिपक्ष के लगातार विंध्य में दौरे, ये तमाम एक्टिविटीज चल रही हैं। जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, रीवा जिलाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से एक्टिविटी दिख रही है कांग्रेस की, जिस तरह से प्रोग्राम बैक टू बैक हो रहे हैं, पहले मुझे अच्छे से याद है कि बहुत लंबा समय हो जाता था, प्रदेश के नेता कोई बड़ा आयोजन हुआ तो आए, लेकिन यहाँ पर बैक टू बैक सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन, धरने, हर दिन के कार्यक्रम, सब कुछ तय हो गया। चुनाव की तैयारियों में अभी से लग गए क्या? देखिए, चुनाव की तैयारी तो नहीं कहना चाहिए इसे, पर हम अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने काम आरंभ कर दिया है। राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जो नई नियुक्तियां की हैं, उससे हमारे अधिकार बहुत बढ़े हैं और उसके साथ ही साथ हमारे दायित्व भी बहुत बढ़े। हमको बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, बहुत विस्तृत कार्य योजना दी गई है, उस पर हम क्रियान्वयन करते हैं। हमको रेगुलर उस पर काम करना है और वो हमारे कामों के आधार पर हमारी वहां एक मार्कशीट बनती है। उसके आधार पर तय होता है कि भविष्य में आपके संगठन में आप रहोगे कि नहीं रहोगे। इसलिए राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार हम लोग सब अपने संगठन में मजबूती से काम करने में लगे हैं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, वो युवा हैं और ऊर्जावान हैं और ये बात निश्चित है कि जीतू पटवारी ने जब से अध्यक्ष बने हैं तो उनके लगातार हो रहे हैं दौरे और वो दोनों बातों पे बराबरी से ध्यान रखते हैं। एक तरफ वो संगठन को क्रियाशील रखने पे भी काम करते हैं और दूसरी चीज समय समय पे वो जनता के मुद्दों को उठाते हैं और जनता के मुद्दे पे आंदोलन करना चाहते हैं। हम लोगों ने, हमारे जिले का किसान खाद की समस्या से त्रस्त था, जैसा कि आप लोगों ने खुद ही मीडिया में बताया कि किस तरीके से खाद की किल्लत के कारण किसानों की भीड़ खाद की सोसाइटी पे, वो मंडी में उमड़ी थी और पुलिस उस पे लाठीचार्ज कर रही थी। किसान हमारा बिजली के बिलों से परेशान है, बिजली की सप्लाई से परेशान है। जब उसको बीज चाहिए तो बीज नहीं मिलता, खाद चाहिए तो खाद नहीं मिलती और जब उसकी फसल किस तरीके से तैयार होती है तो ऐरा मवेशी पूरी फसल खा लेते हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं को लेके हम लोगों ने 12 अगस्त को किसानों की समस्या को लेकर और जिले में व्याप्त जो नशाखोरी है और मेडिकल नशा और जिस तरीके से लचर कानून व्यवस्था है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 12 अगस्त को एक न्याय सत्याग्रह किया। बहुत बड़ा कार्यक्रम था वो, काफी रीवा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति उस कार्यक्रम में रही और हमको जन समर्थन भी मिला। इसके पूर्व में हम लोगों ने रीवा में जो कोरेक्सो मेडिकल नशा है उसके खिलाफ दिवाली के समय 7 दिवसीय आंदोलन चलाया। हम लोगों ने उस 7 दिन लगातार धरना दिया। कांग्रेस पार्टी के हमारे साथियों ने इस बार दिवाली नहीं मनाई और उसके बाद हमने रीवा बंद किया और तमाम बातों को देख के जनता भी इस समय कांग्रेस पार्टी की विपक्ष की भूमिका से न केवल संतुष्ट है बल्कि उसको अच्छा लग रहा है कि हमारे विषय को कोई इतनी मजबूती से उठा रहा है, जनता के हितों की बात इतनी मजबूती से कर रहा है। सर, मैंने एक चीज देखी कि चुनाव परिणाम पिछली बार पक्ष में नहीं रहे कांग्रेस के, लेकिन संगठन ग्राउंड लेवल पर पहुंचा। बीजेपी जो बूथ और पन्ना प्रभारियों की बात करती है, आप लोग भी ब्लॉक, सेक्टर, मंडलम, इस तरह की वर्किंग आपने की, परिणाम उतने पक्ष में नहीं रहे। क्या लगता है कि अभी संगठन में किस तरह की कसावट की जरूरत है और ज्यादा माइक्रो लेवल पे कैसे जाएंगे, क्योंकि अब फिर चुनाव की तैयारियां तो एक तरह से शुरू हो चुकी है? देखिए क्या है, पहले कांग्रेस पार्टी एक लीडर बेस्ड पार्टी थी। भाजपा जो है वो शुरू से ही संगठन बेस की पार्टी और हमारे यहाँ इस तरीके का कांग्रेस में संगठन काम नहीं करता था। हालांकि हमारा कार्यकर्ता ज्यादा मजबूत है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है। आप देखिए हमारे जो धरने, प्रदर्शन, रैलियां होती है बहुत सशक्त तरीके से होती और वोट मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। उसके कुछ कारण थे, संगठन में कुछ कमियां थी। अब हमारा संगठन भी उसी तरीके से निचले क्रम तक पहुंच रहा है। पिछली बार हमने संगठन में, मैं अध्यक्ष ही था, हालांकि कम समय के लिए था, 8-10 महीने ही मैं अध्यक्ष रहा उस समय।
पिछले विधानसभा चुनाव के पहले। पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा हार का अंतर था वो हमने काफी घटाया। हमारी विधानसभा, अधिकांश विधानसभाओं में हमने 50,000 वोट से ज्यादा वोट प्राप्त किए और लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने जम के उपस्थिति दर्ज कराई। 1 लाख वोट कवर किए कांग्रेस पार्टी ने। ये संगठन की ताकत थी जिसके दम पे हम लोगों का ये प्रदर्शन रहा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी हमारे संगठन में और हमें मुस्तैदी लानी है। उसका कारण है कि हम पिछली बार पोलिंग तक तो पहुंचे, हमने पोलिंग की टीमें बनाई, हमने मंडलम और सेक्टर की टीम बनाई, पर उनको पूरे टाइम क्रियाशील रखने के लिए हमारे पास समय नहीं था। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो पोलिंग का कार्यकर्ता है उसको माइक्रो पोलिंग का जो मैनेजमेंट है उसके लिए हम प्रशिक्षित नहीं कर पाए थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही इस किस्म का काम कर रही है। और रह गई बात जीत हार की, तो भारतीय जनता पार्टी का तो आपने अभी कई वो देखे खुलासे जो राहुल गांधी जी ने किया कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, किस तरीके से मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है, कहीं कहीं ईवीएम की समस्या है। तो परिणाम चुनावों का पक्ष में हो या नहीं हो, कांग्रेस पार्टी अपनी जो भूमिका है वो बखूबी निभा रही है। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के समय जब हम संघर्ष कर रही थी तो हम चुनावों के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था। संघर्ष क्यों हो रहा था? संघर्ष हो रहा था जनता के हितों, अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ संघर्ष हो रहा था। कांग्रेस पार्टी का फर्ज ये नहीं है कि हम सरकार बनाए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम सरकार बनाए, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जनता की लड़ाई लड़े और जो समाज का शोषित तबका है, हरिजन है, आदिवासी है, ओबीसी है और सामान्य वर्ग के वो लोग, गरीब लोग, जो लोग कोई हमारी जरूरत है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ, उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करें और उसकी लड़ाई लड़े और उसको परिणाम दें। ये हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है। सरकार इज ए बाई प्रोडक्ट, हम मेहनत करेंगे, जनता वोट देगी तो सरकार बनेगी। रीवा की ओर आता हूं मैं। कई सालों से एक पहले तो एक प्रोजेक्ट चल रहा था सीवर का जब नगर निगम में, तो हुआ कि 3 साल में सारे अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम तैयार हो जाएंगे, कंपनी भाग गई, पैसा गया, सरकार का गया, जनता का गया, टैक्स का पैसा गया। नई कंपनी आई, सड़क बन गई, सड़क के बाद फिर नाली खोदना शुरू हुई, सड़कें तोड़ी जा रही हैं, वही स्थिति बनी हुई है। मेरे समझ में नहीं आता कि आप चूंकि इंजीनियर हैं, आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि इसका क्या इस तरीके से सोल्यूशन है जिस तरह ये कर रहे हैं, खोदते जाओ फिर हाँ अब चालू हो जाएगा, फिर कंपनी भाग जाएगी, फिर नई चीज आ जाएगी। वैसे में तो शहर हमेशा कंस्ट्रक्शन मोड में ही रहेगा, कभी एस्टेब्लिशमेंट हो नहीं पाएगा। देखिए क्या है, विकास डेवलपमेंट का एक मॉडल होता है, एक मैप होता है। हमने अभी तक रीवा में मैपिंग नहीं हुई डेवलपमेंट की। कोई काम मिला, किसी का पैसा आया, उसको शुरू कर दिया। आपको क्या ये नहीं मालूम था कि भविष्य में गैस पाइपलाइन बिछेगी? किसे नहीं मालूम था? क्या आप ब्यूरोक्रेट हो या आप मंत्री हो, ऊंची ऊंची जगहों पे बैठते हो, आपको सब समझ में नहीं आता क्या कि भविष्य में क्या होने वाला है? और नहीं आता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी क्यों ले लेते हो? मुझे ऐसा लगता है कि वहां लोगों का उद्देश्य डेवलपमेंट है ही नहीं। लोगों के 2 उद्देश्य हैं, एक तो दिखावी डेवलपमेंट, हमेशा गड्ढे खोदते रहो और हमेशा भरते रहो और ये बताते रहो कि बड़ा विकास हो रहा है, और दूसरा पैसा कमाना। हर बात के पीछे एक उद्देश्य है, पैसा कमाना। छोटे से छोटे टेंडर्स जो रीवा में हो रहे थे, पहले काम होते थे, सब बंद। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, सीधे भोपाल लेवल पे बैठ के मंत्री महोदय के साथ डीलिंग हो जाती है, वहीं टेंडर हो जाते हैं और टेंडर होके यहाँ आके छोटे छोटे जो हमारे ठेकेदार हैं उनको पेटी में काम बांट दिया जाता है और फिर उसके बाद भाग जाते हैं वो साउथ इंडिया के ठेकेदार जो यहाँ आए हुए। आप ये सोचो कि सीवर का काम किया उसने, सीवर के लिए खोदा और फिर बिना रिपेयर करे भाग गया। कैसे भाग गया? क्या मॉनिटरिंग थी आपकी उसको देख के?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, जो यहाँ ये शो करते हैं कि सब काम वही कर रहे हैं और उन्हीं के इशारे पे हो रहा है, ये उनका विकास का मॉडल ही बेकार है। आप देखो, एक प्लॉट में वो आईटी पार्क बना रहे हैं। मतलब मुझे इतना आश्चर्य होता है बहुत छोटा सा एरिया कि एक छोटे से एरिया में आप आईटी पार्क बना रहे हो, तो गुड्डा गुड़िया का खेल है कि जैसे वो छोटी गुड्डी रहती है और उसकी खाने के लिए चूल्हा रहता है, गैस रहती है, थाली रहती है, और बच्चे नहीं खेलती है खिलौने में। उस टाइप से आप हमारे लोगों को तो बच्चा समझ के खिला रहे हो डेवलपमेंट के नाम। जबकि आईटी पार्क के लिए तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब बड़ी लैंड होनी चाहिए। बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आईटी पार्क ऐसी कोई आसान चीज थोड़ी है। आईटी पार्क में आप क्या करना चाहते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आईटी पार्क में क्या करना चाहते हैं? वेबसाइट बनाने वालों की दुकान खुलवाना चाहते हैं? क्या करेंगे आईटी पार्क में? आईटी पार्क में आप ग्लोबल आईटी कंपनीज को इनवाइट करते हो। वो उन एजेंसीज के यहाँ आने से वो कंपनीज के हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है। ये आईटी पार्क का उद्देश्य है। आईटी पार्क ऐसा थोड़ी है कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स टाइप बना के और आपने उसमें दुकान खोल दी। इनका तो एक ही काम है, दुकान खोलना रीवा में। इनको जहां कहीं कोई सरकारी जमीन दिखती है, इनके दिमाग में एक आइडिया आने लगता है और उसको बेचने बाचने की प्लानिंग कर लेते हैं। अभी अटल पार्क बनाया इन्होंने, है ना, उसके साथ जुड़ी इन्होंने एक पार्किंग बनाई। अरे वो पार्किंग आपने इस तरीके से बनाई कि वो जो हमारे यहाँ एक राज कपूर बारात घर खुला हुआ है, उसकी पार्किंग का काम करता है। नहीं, ऑडिटोरियम तो ये कहते हैं, पर वो बारात घर है मूलतः। उसमें कोई सांस्कृतिक एक्टिविटीज वगैरह तो होती दिखती नहीं मुझे, और इतनी महंगी हो गई कि हमारे कलाकारों को तो मिलेगा नहीं। वो तो एक बिल्डर को आपने दे दिया समदड़िया जी को चलाने के लिए। अब उसको पार्किंग ना कम पड़े तो आपने अटल पार्क की जो पार्किंग है उसको ऐसा स्ट्रेटेजिकली बनाया है कि वो पार्किंग उसके काम आती। अटल पार्क कभी बनाया आपने, अब उसमें आपने फीस लगा दी मेंटेनेंस के लिए, प्रवेश शुल्क होगी, मतलब मत जाओ कोई। तो ये जो डेवलपमेंट का विजन है यही गलत है रीवा का। आज तक आपका मास्टर प्लान नहीं बना। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब मास्टर प्लान की चर्चा हुई 2021-22 का दौर था, लगा कि अब लैंड यूज जैसे तमाम इश्यूज जो हो फेस करने पड़ रहे हैं, फेसलिफ्ट होगा, रीवा बहुत आगे तक चला जाएगा, मास्टर प्लान आ रहा, बहुत सारी चीजें हुई। उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। मैंने सांसद से पूछा तो उन्होंने कहा 2035 नहीं 2045 तक का बोले कि बना के। ये कैसे है? पहली चीज तो देखिए, सांसद जी की बात का तो कोई मतलब ही नहीं। कुछ भी बोलना, मुझे तो आश्चर्य होता है कि जनता उनको तीसरी बार सांसद बना दी, है ना। अब मोदी जी के नाम पे पब्लिक उनको वोट दे देती है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वो चुनाव जीत रहे थे, और ना तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते। अरे भाई, मास्टर प्लान नहीं है तो बात करें ना। उनको लोकसभा में क्यों भेजा जा रहा है? आप लोकसभा में उन्होंने क्यों चर्चा की कभी आज तक? किसी विषय पे उन्होंने बात नहीं की? रीवा का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्या जो आप वहां उठाएंगे? मतलब आप क्यों सांसद हो, मेरी समझ से परे है बात। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि मास्टर प्लान पब्लिश इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मास्टर प्लान पब्लिश सरकार करना नहीं चाहती। आप कोई काम करना चाहते हो तो वो क्यों नहीं होता भाई? मास्टर प्लान पब्लिश इसलिए नहीं हो रहा कि उसमें कुछ इन लोगों को परिवर्तन अपने इंटरेस्ट में करने होंगे जो ब्यूरोक्रेट्स आसानी से करना नहीं चाह रहे। अच्छा, इस कारण मास्टर प्लान अटका होगा। मुझे तो लगता ही नहीं कि मास्टर प्लान में कोई समस्या। मास्टर प्लान तो पब्लिश होना चाहिए, उसका काम हो चुका है, प्रारूप जारी हो चुका है, उसके बाद उसको रोक दिया गया भोपाल ले जाके। और बिना मास्टर प्लान की किसी शहर का विकास नहीं हो सकता। कुछ पॉलिटिकल सवाल हैं। एक, पिछले दिनों बहुत गहमा गहमी हुई स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी की प्रतिमा को लेकर। आप लोग अपना स्टैंड क्लियर रखें, और लास्ट में प्रतिमा वहीं पर स्थापित हुई, अनावरण हुआ, बड़ा कार्यक्रम हुआ, और आप लोगों ने कहा कि हमारी जो मांग थी उसी के अनुरूप, जनभावनाओं के अनुरूप हमने करवा लिया। डॉक्टर मोहन यादव के मंच से विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि जो भी अड़चने थी, जो रोक रहे थे, उन सबको मुख्यमंत्री ने दरकिनार किया और वहां पर प्रतिमा लग गई। सांसद का कहना है कि अगर सरकार चाह लेती तो नहीं लगती।
दो तरह की बातें हो रही हैं। क्यों इतना पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक ऐसे व्यक्तित्व पे शुरू हुआ जो कांग्रेस में रहे और सर्वमान्य रहे, सब जगह एक एक्सेप्टेंस रहा उनका, फिर ऐसी चीजें क्यों हुई? आप भारतीय जनता पार्टी को 20 साल से ज्यादा हो गए मध्य प्रदेश में शासन करते हुए। आप मुझे ये बताओ, एक भी स्थानीय नेता की इन्होंने फोटो वो मूर्ति लगवाई? किसी की लगाई? नहीं लगाई, है ना। स्थानीय नेतृत्व के प्रति आपने कोई भी अपना सम्मान प्रकट ही नहीं किया। कांग्रेस का मेयर बना, पहली एमआईसी की बैठक में कांग्रेस के मेयर उस प्रस्ताव पे काम करते हैं कि स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जो विंध्य की शान थे और जो हमारे महाराजा मार्तंड सिंह जी जो हमारी दया की प्रतिमूर्ति माने जाते थे, दोनों की मूर्ति लगाने का एमआईसी ने निर्णय लिया और निर्णय लेके उसकी निविदा प्रकाशित हुई तिवारी जी की मूर्ति की दिसंबर 2022 में। और मूर्ति बनने में समय लगता है और उसके बाद आज हमारी मूर्ति बन के जब तैयार हो गई तो हमने लगाने के लिए एमआईसी में जिस स्थान पे बात हुई थी गोल्ड रोड, वहां जो सुटेबल स्थान दिखा वो नगर निगम द्वारा चयनित किया गया और वो हमें दे दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात की तकलीफ थी और तकलीफ इस बात की थी कि जो काम वो नहीं कर पाए कभी, उस काम की जब कांग्रेस शुरुआत कर रही थी और उसको जो एक पब्लिक की ओर से अप्रिसिएशन मिल रहा था वो उनको नागवार गुजरा। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। मैं तो बिल्कुल बात कर रहा हूँ मोहन यादव जी की कृपा से लगी कि सांसद जी की कृपा से लगी। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि श्रीनिवास तिवारी को उनकी कृपा कोई जरूरत नहीं है। श्रीनिवास तिवारी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रीवा की जनता के दिलो दिमाग में बसते हैं। प्रतिमा लगा के तो हम उनको अपनी नजर से सम्मान देना चाह रहे हैं, बाकी रीवा की जनता में तो उनका पर्याप्त सम्मान वैसे ही है। रोका किसने? 3 दिन काम तो रुका रहा, है ना। सांसद क्या बोल रहे थे कि हमारी सरकार है, अगर हम नहीं चाहते तो नहीं बनती। तो इसका मतलब हुआ है कि जो नहीं चाहता उसके कारण काम रुक जाता है और सांसद जी कहते हैं तो सरकार ही कर सकती है ना। मतलब सांसद जी ने माना ना कि सरकार ने 3 दिन रोका। क्यों रोका? अब तो उनका कहना सरकार चाह लेती तो थोड़ी चलती। हाँ, तो मतलब सरकार ने चाहा कि 3 दिन रुक के लगे। सांसद जी का मतलब ये है कि सरकार ने चाहा कि 3 दिन रुक के चल लगे। आखिर वो 3 दिन किसके कहने से काम रुका, मैं जानना चाहता हूँ। इसका डिस्क्लोजर सिद्धार्थ तिवारी को करना चाहिए। उन्होंने मन से कहा लेकिन नाम बोल दिया। सिद्धार्थ तिवारी के बाबा थे वो, जो सिद्धार्थ को बताना चाहिए ना। सिद्धार्थ जब राजनीतिक भाषण अपना शुरू करते थे तो ये बोला करते थे, मैं श्री श्रीनिवास तिवारी का नाती और सुंदरलाल तिवारी का पुत्र हूं, है ना। तो भाई श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति कौन रोक रहा था? इस पे बात ये बात डिस्क्लोज करनी चाहिए मंच से। मोहन यादव जी ने लगवाया कि किसने लगवाया तो सबको मालूम है कि रीवा नगर निगम ने लगवाई और रीवा नगर निगम ने तब लगाई जब कांग्रेस का वहां हुआ था। ये तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। अभी आपने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया था, दिग्विजय सिंह ने उस वीडियो को शेयर किया और सिद्धार्थ को लेकर भी लिखा। मंच से जिस तरह की बयानबाजी हुई, जो शब्द इस्तेमाल किए गए, आप लोगों ने बहुत सकारात्मक राजनीति की है हमेशा और भाषा की गरिमा मायने रखती है, लेकिन जिस तरह से जो शब्द इस्तेमाल किए गए दिग्विजय सिंह जी को लेके, मौलाना जैसा शब्द बोलना, फिर उसके बाद तमाम वो चीजें भी सामने आई, उनके परिवार के समारोह में दिग्विजय सिंह का खड़े रहना, उस परिवार के साथ हमेशा खड़े रहना, ये सब कुछ सामने आया। इस स्तर तक अगर बात आ जाए तो अब इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, राजनीति में राजनीतिक जो नैतिकता है उसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी ने जम के किया और आज वहां होड़ मची है कि कौन कितना गंदा बोल सकता है और गंदा और घटिया बोलने के वहां नंबर मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप देखिए, जहां मौका मिलेगा तो सांसद जी बोल देंगे, मूर्ति क्या छाती में गाड़ देंगे। अरे तुम्हारे पास अच्छे शब्द नहीं है भैया, आप सांसद हो, आपके पास शब्दावली अच्छी नहीं है क्या?
आपके बाल पक गए? आपको समझ में नहीं आता कि बात कैसे की जाती है? सिद्धार्थ तिवारी ने उन दिग्विजय सिंह जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, पर उन्होंने जिस तरीके से बोला वो गलत था। और वो कौन थे दिग्विजय सिंह जी? जिनको मैं जितना जानता हूं कि दिग्विजय सिंह जी के सबसे ज्यादा विश्वस्त और सबसे ज्यादा मजबूती के साथ दिग्विजय सिंह को मानने वाले सुंदरलाल तिवारी थे, सिद्धार्थ के पिताजी। वो हमेशा दिग्विजय सिंह जी के साथ रहा करते थे। दिग्विजय सिंह आपके परिवार को एक अभिभावक की तरह देखा करते थे। मैंने देखा है उनके घर के कार्यक्रमों में, मेरा तो उस घर से बड़ा गहरा नाता है। आपको दुख हुआ इस शब्दावली से? बिल्कुल, सिद्धार्थ मेरा छोटा है और मेरे परिवार का हिस्सा है। अगर सिद्धार्थ कोई भी गलती करेगा तो मुझे तकलीफ होगी कि हमारे बीच का हमारे घर का लड़का अगर कहीं कोई बॉर्डर क्रॉस करके कोई चीज बोल रहा है तो मैं पसंद नहीं करूंगा उसे कभी। और वैसे भी मैं भाषा की मर्यादा का बहुत ध्यान रखता हूँ और मुझे वो लोग कतई अच्छे नहीं लगते जो लच्छेदार भाषण देने के लिए किसी को कुछ भी बोल देते। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। ये काम नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए तो ये शुरुआत तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए पता नहीं अपने भाषणों में क्या क्या बोला करते थे। और आज आप देखिए होड़ मची हुई है। एक मन से सिद्धार्थ बोलते हैं तो दूसरे मन से सांसद बोलते हैं तो तीसरे मन से विजयवर्गीय बोलते हैं तो चौथे मन से कोई और बोलने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी में तो इस किस्म के बयानबाजी की होड़ मची हुई। दो इंसिडेंट मुझे एकदम बहुत अच्छे से ध्यान है। जब श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी का निधन हुआ, उसके बाद जब स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी जब नहीं रहे, दोनों उसमें आप परिवार के साथ खड़े रहे और मैंने पहली बार आपको भावुक देखा था सुंदर भैया का जब अंतिम संस्कार हो रहा था। कुछ वीडियो क्लिप्स भी आए थे उस समय। इस तरह का जब परिवेश निर्मित होता है, ठीक है आज दूसरे दल में है सिद्धार्थ और इस तरह की बात होती है और आप हमेशा इस चीज को एडमिट करते हैं कि मैंने सुंदर भैया के साथ राजनीति की, दादा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सुंदर भैया से मैं राजनीति में बहुत कुछ सीखा। अब जब इस तरह की गिरावट शुरू होती है, दुख तो होता होगा, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी लोग हैं पॉलिटिक्स में उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि ये जो भाषा की गिरावट है ये कई बार बहुत नीचे स्तर तक अगर चली जाएगी तो फिर तो धीरे धीरे राजनीतिक मूल्यों का क्षरण हो जाएगा। देखिए, हमारा देश अपने संस्कार और संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। आज हमारे आध्यात्मिक विचारों का और इस देश को जो हमारा सनातन संस्कृति रही है उसमें सबसे बड़ी बात है आदर भाव रहा है, प्रेम भाव रहा है। मैं राजनीति में गिरते हुई नैतिकता के लिए, भाषा का जो पतन हो रहा है उसके लिए बहुत चिंतित हूं। और मैं अपनी नई पीढ़ी को यह बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको राजनीति में आप रहते हो या सफल होते हो तो आपके आदर्श ये आज के लोग नहीं होने चाहिए। आपके आदर्श होने चाहिए पंडित नेहरू जैसे लोग, जो संसद में बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुन के कि ये लड़का देश का भावी प्रधानमंत्री है, ये कभी देश का प्रधानमंत्री। ये विपक्ष के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग रहता था और आज केवल असंसदीय बोलना ही फैशन बन गया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जो राजीव जी के निधन पे जो उन्होंने बोला सब जानते हैं। उन्होंने स्वीकार किया, बोला कि राजीव जी ने मेरे को मेरे इलाज के लिए मुझे एक फॉरेन डेलीगेशन में शामिल करके भेजा। इस किस्म का जो हमारी संसद थी और इस किस्म की जो विश्व में हमारी छवि थी, उस छवि को आज के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धूमिल करने का काम किया। आप जब एनआरआईज के बीच में जाते हो, आप जब विदेश में जाते हो तो वहां किससे वोट मांग रहे हो? वहां क्यों ऐसा बोलते हो? अपने ही लोगों पे उंगली उठाने का मतलब होता है हम अपने पे ही उंगली उठा रहे हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचाया। केवल शासन और सत्ता करने के लिए
जैसे एक युद्ध में पुराने समय कहा जाता था कि कमर के नीचे वार नहीं करना। इन्होंने सब वो काम किया जो जीतने के लिए ये कर सकते हैं। इन्होंने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, इन्होंने हमारी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया, इन्होंने आज चुनाव आयोग की वो स्थिति कर दी कि आप चुनाव आयोग पे लोग उंगली उठाने लगे। ये वही चुनाव आयोग है टीएन शेषन वाला। टीएन शेषन के साथ चुनाव आयोग का बड़ा नाम लिया जाता था, उनकी ईमानदारी और उसकी चर्चाएं होती थी। आज आपने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जो जज उसकी नियुक्ति के पैनल में थे उसको हटा दिया और भाजपा के 2 आदमी रख लिए, एक प्रधानमंत्री और एक दूसरा मंत्री। मतलब अब तो शासन जो सरकार चाहेगा वही होगा। बड़ी बात है। और जिस तरह से राजनीति का पतन, गिरता भाषा का स्तर, तमाम विषय हैं और कुल मिलाकर इन सब में नई आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको लेकर इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने संदेश दिया कि इससे बचें। राजनीति हार जीत अपनी जगह है, लेकिन भाषा की गिरावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, तमाम विषयों पर बात रखी, रीवा कांग्रेस संगठन के कामकाज पर, उसके साथ साथ जो शहर के तमाम बड़े मुद्दे हैं उन पर भी बड़ी बेबाकी से बात रखी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इंडिया टाइम्स।